हेलो गाइज, एक गुलाम वंश का 8वां वीडियो है। इससे पहले हमने 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख ले। और बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब तो गाइज उससे पहले एक नज़र गयासुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड पर डाल लीजिए। किसका टाइम पीरियड 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक रहा है। कब से कब तक? 1265 से 1287 ईस्वी तक। तो इसे माइंड में रख लीजिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1265 ईस्वी में। क्योंकि अभी भी हमने बताया कि 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। तो 1265 ईस्वी में यह नसरुद्दीन महमूद के बाद गद्दी पर बैठा था दिल्ली की, और 1287 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन। क्या? गयासुद्दीन बलबन बलबन का पूरा नाम था। इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किसका प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली का पद संभालने से पहले बलबन नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री आए क्वेश्चन में, या वजीर आ जाए, वजीर आ जाए या प्रधानमंत्री आ जाए, वो किसका था? नसरुद्दीन महमूद का। कौन? बलबन हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? तो वह गयासुद्दीन बलबन ही है। इसी के बारे में कहा जाता है किसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। देखिए, रक्त और लोहे की नीति क्या होती थी कि जो भी राजा इसके साम्राज्य में या इसके आसपास के साम्राज्य में ये कहता था कि मैं अलग राज्य घोषित करता हूँ, यानी कि विद्रोह कर देता था, तो यह राजा सीधे आदेश देता था कि उसकी तलवार से धड़ अलग कर दो। जो भी राजा अपने आप को अलग साम्राज्य बताए और मेरे विरुद्ध जाकर अलग शासन करे, तो उसकी तलवार से धड़ अलग कर दो। तो यह लोहे और रक्त नीति में यही है कि जो भी राजा इसके विरुद्ध जाता था उसकी तलवार से अलग कर दिया जाता था धड़। नेक्स्ट देखते हैं। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? उलूग खां की उपाधि। कौन सी? उलूग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को दी थी। तो उसे ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सिजदा और पायबोस की प्रथा प्रारंभ की? तो सिजदा और पायबोस की प्रथा बलबन ने ही प्रारंभ की थी। देखिए, सिजदा होता है घुटनों पर बैठकर शीश का नवाना। घुटनों पर बैठकर जो भी आता था बलबन के दरबार में, वो सबसे पहले सिजदा करता था, यानी घुटनों पर बैठकर शीश का नवाजा करता था। और पायबोस या पायबोस क्या होता था? पायबोस होता था कि सुल्तान के पैर को चूमना, यानी बलबन के पैर को चूमना। ये सिजदा और पायबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन ने। तो इसे माइंड में रखें, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इसने जिल्ले इलाही। कौन सी उपाधि? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही अर्थात अल्लाह की आत्मा, अल्लाह की परछाई, अल्लाह की परछाई। जिल्ले इलाही का मतलब होता है अल्लाह की परछाई। इसने खुद को शैडो ऑफ गॉड, यानी अल्लाह की परछाई कहा था। मुस्लिम में से जिल्ले इलाही कहते हैं। तो इसे ध्यान रखें, इसने जिल्ले इलाही की खुद से उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं। किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा? तो नायब ए खुदाई भी किसने कहा था? बलबन ने खुद को। किसने? बलबन ने नायब ए खुदाई कहा था। तो उसे ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया? तो नौरोज को आरंभ करने वाला भी सुल्तान बलबन ही था। कौन? बलबन। बलबन ने ही नौरोज को आरंभ किया था। तो इसे भी माइंड में रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो और अमीर हसन गयासुद्दीन बलबन के ही दरबार में रहा करते थे। तो इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित फारसी के कवियों में किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो भारत का सादी किसे कहा जाता है? अमीर हसन को। अमीर हसन को ही भारत का सादी कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। पुत्र वियोग में मरने वाला गुलाम वंश का शासक कौन था? तो पुत्र वियोग में मरने वाला गुलाम वंश का शासक था बलबन, क्योंकि इसके शासन के समय में ही मंगोलों का अटैक हुआ था, जिसमें शहजादा महमूद मारा गया था। तो पुत्र वियोग में मरने वाला शासक पूछे तो आपको क्या टिक करना है? बलबन। नेक्स्ट देख लेते हैं। बलबन की मृत्यु कब हुई?
तो बलबन की मृत्यु कब हुई थी? 1287 ईस्वी में। यहाँ पर 86 लिखा हुआ है, इसको काट ले। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1287 ईस्वी में। और बलबन कब गद्दी पर बैठा था? 1265 ईस्वी में। और 1287 ईस्वी में इसकी पुत्र वियोग में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के कोतवाल मलिक फखरुद्दीन के निर्देश पर बुगरा खां का पुत्र कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान कब बनाया गया? तो कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के पश्चात बनाया गया था। किसकी? बलबन की मृत्यु के बाद 1287 ईस्वी में कैकुबाद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। कैकुबाद कितने वर्ष की आयु में दिल्ली का सुल्तान बना? तो कैकुबाद 17 वर्ष की आयु में दिल्ली का सुल्तान बन गया था। नेक्स्ट देखते हैं। खालिस्तान ने सुल्तान कैकुबाद की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया। तो किसने कैकुबाद की हत्या कर दी थी? इसने मलिक फिरोज ने कर दी थी, जिसका पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो आगे चलकर खिलजी वंश की स्थापना करेगा। किसने करी थी? मलिक फिरोज ने। उसका नाम मलिक फिरोज था। क्या? मलिक फिरोज। यह इसका क्या था? सेनापति हुआ करता था। इसी ने कैकुबाद की हत्या करके उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूस हुआ है। कौन? कैमूस। फिरोज शाह ने कैकुबाद की हत्या कर दी थी, तो उसके पश्चात इसने कैमूस को भी एक साजिश के तौर पर गुलाम वंश का अंतिम शासक के रूप में बैठाया। तो कुछ टाइम तक ये रहा कैमूस। उसके पश्चात मलिक फिरोज ने इसको भी मरवा दिया। किसको? कैमूस को। और खिलजी वंश की स्थापना की। तो न्यू वीडियो में हम खिलजी वंश पढ़ेंगे, जिसमें मलिक फिरोज खिलजी वंश की स्थापना करेगा। तो इसे ध्यान रखें कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? कैमूस। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब कर लो। क्या कर रहे हैं अभी लोग हैं?